अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज सोशल मीडिया पर इसहाक डार साहब का, साबिक वज़ीर ख़जाना, PMLN के सीनियर लीडर, उनका हार्ड टॉक BBC के साथ, स्टीफन के साथ जो इंटरव्यू है वो बहुत पॉपुलर है। इस वक्त सोशल मीडिया पर भी चल रहा है, मुख्तलिफ चैनल्स पर भी उनके क्लिप्स सुनाए गए और बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू रही। सही मानों में हार्ड टॉक थी और इसहाक डार साहब में आज पहली दफ़ा मैं जब देखे तो मुझे ऐसे लगा जैसे थोड़े से परेशान नज़र आए और वो हार्ड टॉक जो है वो हॉट सीट बना दी स्टेफन ने उनकी, और उसमें वो काफ़ी दो तीन चीज़ें जो बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कस हुई। उसमें एक तो ये कि जी उनके एसेट्स के हवाले से बात की गई, तो इसहाक डार साहब ने कहा कि मेरे पास तो सिर्फ एक घर है लाहौर में और वही मेरे नाम है, लेकिन उस पर उन्होंने बार बार क्वेश्चन किया कि जी आपके बेटों की इतनी जायदादें और बाकी जायदादें, तो उन्होंने कहा वो इंडिपेंडेंट हैं, 17-18 साल से बिजनेस कर रहे हैं, उन्होंने खुद बनाई हैं और मेरा अलबत्ता सिर्फ एक घर है और इससे ज्यादा मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे ख्याल में उन्होंने डिक्लेयर भी जो किया था वही वो घर है, और उन्होंने कहा कि वो उसको भी कॉन्फिस्केट कर लिया गया। उसके बाद उनसे मुख्तलिफ बातें हुई। उन्होंने कहा कि जी आपको तो अब बहुत अरसा हो गया है, आप नैब पे भी इल्ज़ामात लगा रहे हैं, मुख्तलिफ हवालों से आप मौजूदा हुकूमत पर भी इल्ज़ामात लगा रहे हैं, तो जो कोर्ट में केसेस हैं आप वापस जाकर फेस क्यों नहीं करते? तो उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है और इसलिए मैं वापस नहीं जा रहा। अब याद रहे कि इसहाक डार साहब 2017 में लंदन चले गए थे, जिस वक्त उनकी अपनी हुकूमत थी। शाहिद खाकान अब्बासी साहब उस वक्त वजीर आजम थे और वो एक मीटिंग के सिलसिले में गए, सरकारी जहाज पे गए, प्राइम मिनिस्टर के जहाज पे गए और उसके बाद वो वापस नहीं आए। और स्टीफन ने ये भी उनसे पूछा कि जी मियां नवाज शरीफ साहब भी बीमारी की वजह से यहाँ पे आए हैं और आपको भी इतना अरसा हो गया कि आप अभी तक सेहतयाब नहीं हुए। तो उन्होंने उसकी भी डिफरेंट रीजंस दी और उसमें उन्होंने यही कहा कि जी बहुत हॉस्टाइल हालात हैं, हमारे खिलाफ जो है वो मुकदमे बनाए जा रहे हैं और नैब में जो जाता है वो जिंदा भी नहीं बचता है और उधर भी हालात बहुत ख़राब हैं, इसलिए जो है हम यहाँ पे बैठे हुए हैं क्योंकि हम ट्रस्ट नहीं करते हुकूमत पर। फिर इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी सवाल हुआ, तो उन्होंने कहा कि जी इलेक्शंस जो हैं हमसे चुराया गया और इस्टेब्लिशमेंट की मदद से चुराया गया। हम चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का कतई तौर पर भी किसी भी तरह जो है वो इन्फ्लुएंस ना हो इलेक्शंस पर और उनको बिल्कुल अलहदा होना चाहिए। सिविलियन सुप्रीमेसी होनी चाहिए, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी होनी चाहिए। और उस पर उन्होंने स्टीफन ने कहा कि जी यकीनन ये बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब की सियासत जो है, उन्होंने बाकायदा कोट किया कि जी ज़ियाउल हक साहब के साथ शुरू हुआ और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ आप की उंगली पकड़कर आप चले, सियासत में आए और आपने बहुत अरसा सियासत की। तो ये क्या वजह है कि जब आप ताकत में होते हैं तो तब सब कुछ ठीक होता है और जब आप ताकत से बाहर होते हैं तो आप इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ होते हैं? तो उन्होंने इसहाक डार साहब ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, ये एवोल्यूशन का प्रोसेस है और इसको स्टीफन ने अलबत्ता ये कहा था कि ये हिपोक्रेसी है, यानी कि मुनाफकत है जो आप बात कर रहे हैं। फिर इलेक्शंस के रिजल्ट्स पर इसहाक डार साहब ने कहा कि जी दे वर स्टोलन फ्रॉम अस, हमसे चोरी किए गए। और 2018 के इलेक्शन और 2018 के इंतखाबात से पहले जो सारे सर्वे थे उसमें ये बताया जा रहा था कि PMLN जो है वो लीड कर रही है, लेकिन जब रिजल्ट हुए तो वो उसके नतायज जब आए तो हम उस पर शिकायत हैं और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने भी उनको धांधली ज़दा इंतखाबात डिक्लेयर किया। यूरोपियन यूनियन की जो ऑब्जर्वेशन थी इलेक्शंस 2018 के हवाले से, उन्होंने उसका भी हवाला दिया, लेकिन स्टीफन ने उसका कंक्लूजन पढ़कर उनको सुनाया और उसमें उन्होंने कहा कि यूरोपियन यूनियन ने इनको क्रेडिबल इलेक्शंस डिक्लेयर किया था और इमरान खान साहब का जीतना भी क्रेडिबल डिक्लेयर किया गया था यूरोपियन यूनियन के बाद। तो ये बड़ी दिलचस्प सारी सूरत हाल है कि एक तो ये कि इसहाक डार साहब को समझ नहीं आ रही हमें कि उनको ये इंटरव्यू देने की ज़रूरत क्या पेश आ गई इन हालात में। मैं यकीनन BBC एक बहुत बड़ा चैनल है बरतानिया का और अगर उसके हार्ड टॉक पे उनको इनवाइट किया जाता है तो उनका जाना भी बनता था। इस पर भी मजीद बात करेंगे। दूसरा, कल गुज़िश्ता रोज़ मौलाना फजल रहमान साहब ने मुल्तान में
13 दिसंबर जलसे के हवाले से कुछ बातें की थी जो लाहौर में होने जा रहा है, उसकी तैयारियों के हवाले से भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब इतलात ये हैं कि मुल्तान के जलसे में जिन लोगों के ऊपर एफआईआर्स जो हुई हैं उनमें वो लोग भी हैं जिन्होंने इंतज़ामिया का काम किया था, जो मतलब जो साउंड सिस्टम लेके आए थे, स्टेज बना रहे थे और इस किस्म लाइट्स लेके आए थे, उनके ऊपर भी एफआईआर कटी हैं। फिर मुख्तलिफ ख़ासतौर पर पीपल्स पार्टी की उस लीडरशिप पे भी एफआईआर्स कटी जो वहाँ पे होस्ट थे, जो इंतज़ामात देख रहे थे, कर रहे थे। और फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने भी इस हवाले से बात की है, उस पर भी बात करेंगे नाज़रीन। और दूसरी ये कि कल चौधरी निसार साहब की एक बड़ी दिलचस्प मुलाकात रही मियाँ शहबाज शरीफ साहब से, तकरीबन 1.5 घंटे की ये मुलाकात थी जिसमें 1-on-1 ज़्यादा टाइम रहा और उन्होंने मगरिब की नमाज भी दोनों ने इकट्ठे अदा की और उसके बाद फिर दोबारा वो मिले। इस पर भी देखेंगे कि क्या मामलात डेवलप हो रहे हैं इसमें, क्योंकि चौधरी निसार साहब बहुत अरसे बाद आए और मरियम नवाज शरीफ साहिबा उस वक़्त वहाँ पे मौजूद नहीं थी। यकीनन वो उनके साथ भी ताज़ियत करते, लेकिन कहा यह जाता है कि शायद मरियम नवाज साहिबा और चौधरी निसार साहब जो हैं वो एक दूसरे के साथ कुछ इतना कंफर्टेबल नहीं हैं और इस लोगों का कहना है, मुझे नहीं मालूम, कि शायद इसीलिए चौधरी निसार साहब ने भी वो वक्त चुना जिस वक्त मरियम नवाज साहिबा जाती उम्रा में नहीं है। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है, टेलीफोन लाइन पर है मेरे साथ फिरदौस शमीम नकवी ऑफ द अपोजिशन है सिंध असेंबली में, रहनुमा तहरीक इंसाफ के। बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस शमीम नकवी साहब आपका ज्वाइन करने का। आजिज धामरा साहब रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो भी मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं, वो ट्रैवल कर रहे हैं, वापस जा रहे हैं सिंध मुल्तान के जलसे के बाद। अली परवेज मलिक यंग पार्लियामेंटेरियन, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मुझे उन्होंने DSNG पर सैटेलाइट लिंक पर ज्वाइन किया। बहुत बहुत शुक्रिया अली आपका भी ज्वाइन करने का। प्रोड्यूसर साहब, अगर इसाक डार साहब का एसेट्स के हवाले से जो उन्होंने जवाब दिया वो अगर सुनवा दें मुझे, तो फिर मैं अपने पैनलिस्ट पे उससे, क्योंकि गुफ्तगू शुरू करना चाह रहा हूं मैं, तो वो फिर उससे बात करेंगे। जी अली परवेज मलिक, आपसे शुरू करना चाहूंगा। बार बार इसरार करने के बावजूद भी इसाक डार साहब ने कहा कि मेरी सारी फैमिली की प्रॉपर्टी एक प्रॉपर्टी है, घर है जो कि पाकिस्तान में है, जो इस रजीम ने टेक ओवर की हुई है। एक तो ये कि कोर्ट के ऑर्डर्स पर वो सील हुई है, इसमें रजीम का ताल्लुक मुझे नहीं समझ आता, ये भी ज़रा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। और दूसरा ये कि इसाक डार साहब के बच्चों की प्रॉपर्टीज़ तो बहुत सारी हैं और उसमें कोई कभी उन्होंने डिनाई भी नहीं किया, तो वो कहते हैं कि जी पूरी फैमिली की सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है, क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया ज़मीर भाई अपने प्रोग्राम के अंदर याद करने के लिए। देखें, मैं अब डार साहब के जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं उनके ऊपर तो ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता हूं, पर जो ये इंटरव्यू की क्लिप आपने सुनाई है ये मैंने सोशल मीडिया के ऊपर भी देखी है और इसके ऊपर जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है वो मैं यकीनन आपके साथ शेयर कर लेता हूं। देखिए, बात इस तरह से है, जब भी कोई पार्लियामेंटेरियन, चाहे वो इलेक्ट होके आपका प्रोविंशियल असेंबली के अंदर आए या नेशनल असेंबली के अंदर आए या इलेक्ट होके सेनेट के अंदर जब सर्व करता है, तो उन सब से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि अंडर ओथ वो अपने सारे जो एसेट्स हैं वो डिक्लेयर करेंगे। और क्योंकि डार साहब इस वक्त सेनेटर हैं, उन्होंने जो पहला ही बात की वो यही की कि जी मेरे सारे के सारे एसेट्स मैंने डिक्लेयर किए हुए हैं। अगर आप स्ट्रिक्टली बाय द लॉ जाएं तो आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि जी आपने अपनी स्पाउस की और अपने डिपेंडेंट चिल्ड्रन जो होते हैं उनको क्लासिफाई करना होता है एज फैमिली, और उसके बाद वो चीज़ों को डिक्लेयर करना होता है। और शायद वो जो अगर आप इस डेफिनेशन के ऊपर जो कानून के मुताबिक है अगर आप जाते हैं तो शायद उनका वो एक घर है जो गुलबर्ग के अंदर लोकेटेड है और जो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कोर्ट की डायरेक्शन के ऊपर शायद सील किया हुआ है। अब अगर आप उसको वाइडर सेंस के अंदर, जब उन्होंने फैमिली की बात की तो उन्होंने अपने जो नॉन डिपेंडेंट जो चिल्ड्रन हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी बताया कि लंदन के अंदर कोई विला है और इसके अलावा भी जो चीज़ें होंगी वो यकीनन बता दी होंगी।
तो मेरे ख्याल से ये जो कन्फ्यूजन अराइज हो रही है ये सिर्फ ऑन अ मैटर ऑफ डेफिनेशन हो रही थी। अगर वो सवाल दूसरी तरह फ्रेम करते तो उसका जवाब उनको दूसरा मिल जाता, और यही चीज अगर नकवी साहब भी माशाल्लाह लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है सिंध असेंबली में, इनके भी मैरिड चिल्ड्रन होंगे, इनसे पूछें जो इन्होंने एसेट्स की स्टेटमेंट जमा करवाई हुई है क्या उसके अंदर इन्होंने अपने जो मैरिड चिल्ड्रन हैं उनकी भी जो जायदाद है वो क्या डिक्लेयर की हुई है कि नहीं की हुई। एंड अगर मैंने जो आपको डेफिनेशन बताई है अगर इसमें कोई गलती है तो ये मुझे यकीनन उसमें करेक्ट कर सकते हैं। सही सही, बिल्कुल उनसे भी लेंगे। आजिज धामरा साहब, आपने पता नहीं ये इंटरव्यू सुना है कि नहीं सुना, लेकिन आज सोशल मीडिया पे इसकी बहुत धूम है, इसहाक डार साहब के इस इंटरव्यू की, और कहा यह जा रहा है कि जो बॉडी लैंग्वेज है, जो एक्सप्रेशन है, वो काफी घबराए हुए लग रहे थे। और जब उनसे ये भी पूछा गया कि जनाब आपको इतना अरसा हो गया है इलाज के लिए, आपने पाकिस्तान कब जाना है, अपने केसेस क्यों नहीं फेस करते, तो उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है। पीपल्स पार्टी के ऊपर भी बहुत संगीन किस्म के केसेस हैं, हमें मालूम है आसिफ अली जरदारी साहब पर भी बहुत केसेस चल रहे हैं और उनकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। एक पॉइंट पे उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि अगर उनको अमेरिका जाने दिया जाए, लेकिन वो टर्न डाउन हो गई। लेकिन आप लोगों की तरफ से कोई इस किस्म का कभी हमने ये वाह वेला नहीं सुना कि जी बस मर गए और बहुत बहुत बुरी हालत है, ना जाने दिया तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ये आप लोग अब पीडीएम के फोरम पे पीएमएलएन के साथ भी खड़े हैं और इस इंटरव्यू में आगे जाके बहुत सारी ऐसी बातें भी हुई जो कि शायद आपने सुनी भी हो, खासतौर पर जो इस मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से की। पीपल्स पार्टी का क्या रिएक्शन है इस सूरत हाल में? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें जमीन साहब, पहली बात, मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, क्योंकि मुझे डबल आवाज इको के आ रही है। अच्छा, पहली बात तो आपने इंटरव्यू के हवाले से जो बात की, मैंने इंटरव्यू बिल्कुल नहीं सुना उनका। और दूसरी बात कि उनकी अपनी जमात मौजूद है, उन्होंने अपना मौकूफ आपको दे दिया। मगर दो पहलू पे मैं उस पर जो आपने बात की है उस पर जरूर बात करूंगा। एक तो उन्होंने इन फ्यूचर एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बात की है कि वो किस तरह की इलेक्शन कराएंगे, और बात पास्ट जो इलेक्शन गुजरी है उसमें तो देखें वो क्वेश्चनेबल है और इसलिए सिलेक्टेड कहा गया। और सिलेक्टेड पे खुद इमरान अहमद न्याजी साहब ने एज ए प्राइम मिनिस्टर ने नेशनल असेंबली के फ्लोर पे डेस्क भी बजाए थे। मतलब जो बात की थी बिलावल साहब ने उसको एंडोर्स किया था उन्होंने। अच्छा, दूसरी बात जो आपने अभी की कि नेब के हवाले से उन्होंने खदशात का इज़हार किया है। देखें ये एक कॉमन एक मौक़िफ़ है पूरी अपोजिशन का। कॉमन इसलिए है कि अब भी आपने देखा कि कल एक मुलाकात हुई है, आप ये एक खबरें चली थी डिप्टी चेयरमैन सेनेट के हवाले से, और डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने जब एक मूव किया मोशन तो चेयरमैन नेब जो है वो उनसे मुलाकात करने आ गए और उन्होंने कहा कि जी मैं इंक्वायरी कर रहा हूं और ये केस आपके खिलाफ बिल्कुल गलत चल रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी अमवात नेब कस्टडी में भी हुई हैं। तो ये खदशात हैं, अगर कोई फर्द उस पर करता है तो जाहिर है उन्होंने इस कॉमन चीज को उन्होंने फोकस करके और अपने खदशात का इजहार करके और ये बात की है। बाकी प्रॉपर्टी केसेस ये तो इदारे मौजूद हैं और ये खुद कहते रहे हैं हुक्मरान कि ये जो केसेस हैं वो आपके हैं, वो पुराने हैं। चलो जी, अगर ये सारे केसेस पुराने हैं तो बाकी 2.5 साल में आपने ऐसा क्या किया? अच्छा, 2.5 साल में अगर कोई क्वेश्चनेबल बात हुई है तो वो ये हुई है, मिसाल के तौर पर डीजी FIA जो साबिक थे वो 15 दिन अपने टेन्यूअर से पहले 15 दिन पहले रिजाइन दे रहे हैं अपने जॉब से। पहले ऐसी कोई मिसाल नहीं थी कि इस तरह डीजी FIA जो इन्वेस्टिगेशन एक एजेंसी है उनके डीजी ने इस्तीफा दे दिया। चलो इस्तीफा खामोशी से था, ये एक क्वेश्चन था, मगर आगे चल के उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, उनकी पेंशन बंद की गई थी, पेंशन भी उन्होंने कोर्ट ऑर्डर के तहत करवाई। उसके बाद एक इंटरव्यू आया, उस इंटरव्यू को चैलेंज नहीं किया है मौजूदा हुक्मरानों ने और वो इल्जामात प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के ऊपर लगाए गए। आगे चल के एक और डायरेक्टर जो बाजवा साहब है रिटायर्ड FIA के, उन्होंने खुद कहा कि चीनी कमीशन में 400 अरब रुपए का टीका लगाया गया और टीका लगाने वाले लोग जो हैं वो वफाकी काबीना में मौजूद हैं। उसको भी चैलेंज नहीं किया गया है और ना अदालत में घसीटा गया है। तो इल्जामात 2.5 साल के अंदर गवर्नमेंट के ऊपर लग रहे हैं और उनके थ्रू लग रहे हैं। ये दोनों अफराद जिनको मैंने कोट किया है ना पीपुल्स पार्टी के रुकन है ना वो PMLN के रुकन है, बल्कि उन्होंने जो पीपुल्स पार्टी से किया वो तो माजी का हिस्सा है। जो हमने भुगता तो भुगता, आपके वो लाडले थे,
आपने उनको लगाया और बिल्कुल उनको धामरा धमकी साहब, दी। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन ये जो मैंने बात की कि आसिफ अली जरदारी साहब भी बहुत बीमार हैं और रहे भी हैं, ज्यादा भी हैं, हॉस्पिटलाइज भी हुए हैं। उन्होंने भी एक रिक्वेस्ट की थी फॉर्मली, जो मेरी इतलात हैं, आप उसको डिनाई भी कर सकते हैं कि जी जाने दिया जाए, अमेरिका से इलाज कराना है, उनके वहाँ पे कोई डॉक्टर्स हैं, लेकिन उनको इजाज़त नहीं मिली। इसहाक डार साहब से पूछा गया तो वो कहते हैं कि अभी 2.5-3 साल हो गए, उनकी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई, वो वापस इसलिए नहीं आए। देखिए, मैं इसहाक डार साहब की अगेन कहूंगा कि उनकी बीमारी के बारे में ना मुझे रिपोर्ट्स है, ना मैंने रिपोर्ट पढ़ी है, मगर आसिफ अली जरदारी साहब वो शख्स हैं जो इस मुल्क में इन्हीं इल्जामात की तनाजर में 12 साल की जेल काटी हुई है, मगर वो तमाम इदारों में बाइज्जत बरी भी हुए हैं। अच्छा, पीटीआई सरकार फौरी तौर पर उन केसेस को ले और चली जाए अदालत में कि इतने इल्जामात हैं जरदारी साहब की जात के ऊपर, और इसी मुल्क की अदालतों ने फिर उनको बाइज्जत तौर पर बरी भी किया। यही एहतसाब ब्यूरो, यही नेब, यहाँ की अदालतें, शख्स भी वही अभी भी पाकिस्तान में मौजूद है और पाकिस्तान में इलाज करवा रहे हैं। तो ये खुद पीटीआई सरकार के लिए आसिफ अली जरदारी साहब का नाम और उनकी जात जो है वो क्वेश्चन कर रही है कि अगर मुझे इंसाफ अदालतों से मिला है, अगर आपको एतराज है तो फिर अदालतों में जाएं। बिल्कुल बिल्कुल सही। फिरदौस शमीम नकवी साहब, इसहाक डार साहब का इंटरव्यू आपने तो शायद यकीनन सुना ही होगा, कुछ कमेंट कर दें जो मैंने आपको सुनवाया है उनकी एसेट्स के हवाले से। यहाँ पे तो जो चीजें निकली हुई हैं उसमें तो लगता है कि शायद मतलब इसहाक डार साहब के पास बहुत जायदादें हैं, लेकिन उन्होंने आज इंटरनेशनल मीडिया पर बैठकर कहा कि एक प्रॉपर्टी है, दैट्स इट, और वो भी सील हुई हुई है, और उन्होंने आपके जिम्मे लगाया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है उन्होंने काबिज हुए में उस पर। पहली चीज तो ये है, हम में से कितने लोग ये समझते हैं कि इसहाक डार साहब जो है फैमिली का मतलब नहीं समझते, जबकि वो 3 या 4 दफा पूछा गया। अगर वो कहते कि फ्रॉम अ टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू आई हैव मी एंड माय वाइफ हु हैव डिक्लेयर्ड द प्रॉपर्टी, और वो हमारा टोटल एसेट है, और मेरे चिल्ड्रन के एसेट्स जो हैं वो मैं उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं दे सकता बिकॉज वो इंडिपेंडेंट लोग हैं, तो प्रॉब्लम में नहीं आते इस तरीके की जिसमें वो आए। एक वो शख्स जिसने अपनी पूरी जिंदगी टैक्स कंसल्टेंसी में गुजारी है, उसकी तरफ से फैमिली की जो डेफिनेशन दी गई है, मेरे जो पीएमएलएन के दोस्त हैं, मैं उनसे ये इस किस्म की चीज एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। दूसरी वो बॉडी लैंग्वेज जो उसके साथ थी, वो फिर तो मैं समझता हूँ स्टीफन ने खुद इनको बड़ा ढीला और बड़ा नाजुक नरम किस्म का इंटरव्यू किया। जरा काजी फैमिली के बारे में पूछते, जरा उनके वादा माफ गवाह होने का पूछते थे, जिसको बाद में वो मुकर गए और कहा कि मुझे से ये बयान लिया गया था अंडर कोअर्जन, ठीक है ना। और वो जो केस खुलवा के नवाज शरीफ ने जो कुछ भी कोर्ट के अंदर किया, और जो कोर्ट पाकिस्तान की तारीख में मेरे ख्याल से वाहिद वाकया होगा कि इतने अर्सा पुराना केस जो है रीओपन करवा के उन्हीं ने उसको डिसीजन को चेंज हुआ, जो भी हुआ वो हमारी जिस तरह के जस्टिस मुनीर का केस है, वो सारे केसेस जो अदालत के हैं और उसके ऊपर हमारी अदलिया पे माजी में जो सवालिया निशान आता है और बार बार आता है, चाहे वो जस्टिस कयूम हो जिससे शहबाज शरीफ साहब बात कर रहे, तो वो पीएमएलएन का एक किरदार है जो नजर आता है। इसहाक डार साहब के और उनके बेटों की प्रॉपर्टी और लाइफस्टाइल जो है उसको जस्टिफाई करना और उसकी वेल्थ आना, और ये बताएं कि जो पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर है उनके बच्चे बाहर क्यों एसेट्स बनाते हैं, जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है वो एसेट बाहर क्यों बनाते हैं? क्या पाकिस्तान में बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज कम है? क्या पाकिस्तान के अंदर रिटर्न अच्छा नहीं है? जबकि आप 3 दफा वजीर आजम बने हो, तो या तो आप कोई गड़बड़ कर रहे हैं कि आप सारी दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं, कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करो, और अपनी फैमिली वालों से कह रहे हैं तुम बिल्कुल यहाँ इन्वेस्ट नहीं करो, सब कुछ बाहर रखो और खुद भी बाहर रहो। अच्छा, जिनकी सेहत खराब है वो तो जी सेहत का बहाना बैठे हुए लेके बैठे हुए, जिनकी सेहत खराब नहीं है, जिनके उनके बेटे भी हैं और उनके शहबाज शरीफ के भी बेटे हैं, नवाज शरीफ के भी बेटे हैं, तो इनके बारे में आप क्या कहेंगे कि वो भी बहाना सेहत का लेके बैठे हैं? ये सब भगोड़े, और इनके ऊपर एक मसला कोई है, इनके ऊपर बेतहाशा मसाइल है। जहाँ तक जरदारी साहब का ताल्लुक है, जरदारी साहब भी एक ऐसे केस में फंसे थे जो कोटेक्ना का केस है। अभी मैं समरीन SGS को बात ही नहीं करूँगा, हाँ जी, SGS कोटेक्ना के केस में जब इनकी हाजिरी का मौका आया एक इंटरनेशनल अदालत में, तो उन्होंने न्यूयॉर्क से क्या खत लिखा था वो भी बता दें अजीज दामरा साहब।
कि उन्होंने कहा था कि मैं जहनी तौर पे सही नहीं हूँ, और एक मेडिकल सर्टिफिकेट भेजा कि मैं जहनी तौर पे सही नहीं हूँ, और वो सर्टिफिकेट देके उन्होंने अपनी जान छुटाई, और उसके साल भर बाद जो है वो जहनी तौर पे जिनका तवाजुन सही नहीं था वो पाकिस्तान के सदर बन गए। क्या बोलते हैं, सच बोलने की। इलाज करवाने के बाद देखें, ज़हनी तवाजुन का खराब होने का भी तो इलाज तो है ना, साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, वो बहुत इलाज करते हैं जी। और उसके बाद उन्होंने अपना एक एम्बेसडर तयन किया, उस एम्बेसडर ने वो सारे पेपर वहां से लेके आया, और वो सारे पेपर जिसमें $15 मिलियन पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने फीस दी थी, वो पेपर है और वो पेपर गायब कर दिए गए, वो कहीं अवेलेबल नहीं। ये है आसिफ जरदारी साहब का। सरे महल के अंदर देख लीजिए, ये तो ऑन रिकॉर्ड चीज है। सही, बिल्कुल सही। चले ये मुझे इनको अब ये सब कहना कि ये पवित्र हैं, ये फरिश्ते हैं, इनके ऊपर जुल्म हो रहा है। उन्होंने तो कह दिया दर्जनों लोग नैब की उसमें मारे गए, एक भी सियासी जिसके ऊपर केस है या सियासी शख्सियत जिनके ऊपर केस है उनकी मतलब मौत वाकया नहीं हुई नैब कस्टडी में। बिल्कुल वेरी राइट। मुझे अभी कहा जा रहा है वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जरा बीमारी फिरदौस शमीम नकवी साहब आपने भी हवाला दिया, उस पर भी इसहाक डार साहब ने क्या बात की वो भी सुनवाएंगे और उस पर बात करेंगे। वक्त हुआ एक ब्रेक का, नाज़रीन हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। इसहाक डार साहब से इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी पे भी बात हुई, फिर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी बड़ी बात हुई जिस पर उन्होंने अपना तजिया दिया, और उस पे जिस पे स्टीफन ने कहा कि ये हिपोक्रेसी लगती है उनको, तो उस पे उन्होंने कहा कि ये शायद आपका तजिया हो सकता है जिस पे मैं इत्तफाक नहीं करता। सेहत के हवाले से इसहाक डार साहब ने क्या बात की कि वो क्यों पाकिस्तान नहीं जा रहे, ये जरा सुन लें। जी अली, पहले जब उनसे कहा गया उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत नहीं ठीक, सर्वाइकल का इशू है, लेकिन जब उन्होंने कहा कि 3 साल हो गए तो उन्होंने फिर कहा कि जी आपको नहीं मालूम पाकिस्तान में क्या हो रहा है। तो क्या हो रहा है पाकिस्तान में? आपके सदर इस वक्त नैब कस्टडी में है, पैरोल पे निकले हुए हैं। हमजा शहबाज साहब कस्टडी में है, पैरोल पे निकले हुए हैं आजकल। तो क्या हो क्या रहा है नैब में? क्या वो इतने जालिम लोग हैं? जी, आपके सवाल पे आने से पहले ज़रा 1 मिनट, जो मेरे बड़े भाई नकवी साहब ने जो अपनी कहानी सुनाई, मैं उसके ऊपर थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन दे दूं। मैंने 1 मिनट की ऑब्जर्वेशन का जवाब उनसे मांगा था कि भाई मुझे बता दें जो आपने अपनी एसेट्स की स्टेटमेंट जमा कराई है, क्या उसके अंदर मैरिड बच्चों की जो चीज़ें हैं वो आपने साथ क्लब की हुई हैं कि नहीं की हुई? यकीनन इन्होंने भी नहीं की होंगी, और इसीलिए डार साहब से भी जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने इंडिपेंडेंट जो उनके अपने बच्चे थे उनके एसेट्स को शायद अपने साथ क्लब नहीं किया। तो मेरी सिर्फ उसके ऊपर इतनी सी गुजारिश थी। और उसके बाद वही इंडिविजुअल है जो खुद बताता है कि उनके विला हैं और जो बाकी के बिजनेस इंटरेस्ट हैं, उसी इंटरव्यू के अंदर अगर आप उसको पूरा देख लें तो आसानी हो जाएगी। इन्होंने कहा मुझे समझ नहीं आती लोग जाके बाहर अपना कारोबार क्यों बनाते हैं। यहां पे आज जो माशाल्लाह वजीर आजम है उनकी सारी पौध जो है वो बाहर बेस्ड है, और ये हमें बता रहे हैं कि जी लोग बाहर जाके कारोबार क्यों करते हैं। कारोबार बाहर जाके इसलिए करना पड़ता है कि उसके लिए अगर नकवी साहब वो बशीर मेमन साहब का इंटरव्यू देखें ना, कि जो वक्त का जो वजीर आजम होता है जब FIA को बुला के कहे कि मैं चाहता हूं इसके खिलाफ तुम कार्रवाई करो, तो इन चीजों से बचने के लिए जो यहाँ के हुक्मरान या रूलिंग क्लासेस रही हैं उसके अंदर जो उनके बाहर बच्चे बेस्ड होते हैं वो यकीनन कारोबार भी अपना बाहर सेटअप करते हैं। तो इसमें अगर वो कानून के तहत है, लीगल मनी है, डिक्लेयर्ड है, तो इसके अंदर कोई परेशानी की बात नहीं है। कोई फैमिली बिजनेस है? अब जो आपका फैमिली बिजनेस है कोई? जी, आपका कोई फैमिली बिजनेस है जाती? जी मेरे बिल्कुल फैमिली बिजनेस है, और वो सारे का सारा डिक्लेयर्ड है जी उसके अंदर, स्टेटमेंट्स के अंदर, जो मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मैं भी इलेक्टेड एक मेंबर हूं, और उसी के मुताबिक जो पाकिस्तान से बाहर कभी लेके जाने का सोचा कि पाकिस्तान से बाहर?
देखें, मैं अब आपसे बात ये कर रहा हूं कि मुझे बताएं कि हसन नवाज शरीफ साहब मेरे क्लास फेलो हैं, वो एचएसएन से, हमने 92 में ओ लेवल्स इकट्ठे किया है, वो पिछले 20-25 साल से लंदन के अंदर रह रहे हैं। तो जमीर भाई मुझे बता दें, अगर वो आदमी 20-25 साल से बाहर रह रहा है तो उसने क्या वहां पे कारोबार नहीं करना, वो वहां पे सोशल सिक्योरिटी के ऊपर तो पल नहीं रहा होगा ना। तो ये तो मेरे ख्याल से अनरीजनेबल बातें, हम कानून के तहत रहते हुए जो चीजें डिफाइंड हैं उनको उसके मुताबिक असेस करें तो आसान हो जाएगी बातें। अब आपने कहा कि जी डार साहब ने जो बात की कि इलेक्टोरल प्रोसेस जो था वो किस तरह से क्लाउडेड था, देखें बड़ा सिंपल है। वहां पे जो ईयू की रिपोर्ट है जिसको स्टीवन सैकर साहब ने रेफर किया, उसके अंदर यकीनन ये ऑब्जर्वेशंस होंगी, पर मैं भी ये इलेक्शन लड़के आया हूं ना, कुछ मेरी भी ऑब्जर्वेशंस होंगी, कुछ उसके अलावा भी जो मॉनिटर्स यहां पे मौजूद थे उनकी भी कोई ऑब्जर्वेशंस होंगी। मुझे बता दें, क्या आपसे मैं जमीर भाई सवाल करता हूं, आपको जज बनाते हुए आपसे 2-3 बेसिक सवाल करता हूं, आप उनका मुझे जवाब दे दीजिएगा और बताइएगा कि जी इलेक्शन कितना क्रेडिबल था। मुझे ये बताएं कि इलेक्शन से पहले हमारे कैंडिडेट्स के ऊपर प्रेशर डाल के आखिरी मिनट के ऊपर टिकटें वापस कराई गई कि नहीं कराई गई, मुझे आप इसका जवाब दे दें। मुझे बता दें, जो महकमा ज़राअत की कार्रवाई आपको इलेक्शन से पहले नजर आई वो क्या था, जरा ये भी बता दें। मुझे इसके ऊपर भी बता दें कि जो फॉर्म 45 जो इलेक्शन के दिन इशू हुए थे वो कितने % थे जिनके ऊपर पोलिंग एजेंट्स के साइन मौजूद नहीं थे। मुझे ये भी बता दें कि जो आरटीएस का सिस्टम इलेक्शन के दिन बैठा कि नहीं बैठा। मुझे आप ये भी बता दें कि इलेक्शन के बाद पंजाब के अंदर सबसे बड़ी जो पार्टी थी जिसके पास सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स मौजूद थे, उनकी हुकूमत किस तरह से पंजाब में नहीं बनने दी। वो जहांगीर खान तरीन और उनका जहाज और उनके वो एटीएम का क्या सारा मामला है। अली इलेक्शन ट्राइब्यूनल में सिर्फ 23 केसेस लेके गए हैं, आप इस जो आप बता रहे हैं इससे तो आधे से ज्यादा जो है। अच्छा जमीर भाई, तो माशाल्लाह ये भी तो माने जब 35 पंक्चर की कहानी सुनाते थे और जब चीफ जस्टिस नासिरुल मुल्क साहब ने कमीशन बनाया और पूरे इलेक्शन को कहा कि बिल्कुल ठीक है, तो वो इन्होंने भी वहां पे जो ये ड्रामा किया था वो इलेक्शन पे वक्त जाया किया था। मैं तो आपको एक छोटी सी मिसाल जमीर भाई, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इलेक्शन के दिन इमरान खान साहब को लाहौर से जितवाया जाता है 1000 से कम वोटों के ऊपर साद रफीक साहब के खिलाफ। 45 दिन के बाद वहां पे बाई इलेक्शन होता है, इनकी हुकूमत भी अपनी बन गई होती है वहां पे और ये 10,000 वोटों से वो इलेक्शन हारते हैं, तो इसको आप क्या कहते हैं? तो ये सारी की सारी कंट्रोवर्सीज के हमने जनरल इलेक्शन 2018 में नहीं देखी। अगर आप मुझे किसी एक सवाल का जवाब भी नेगेटिव में दे दें तो मैं अपनी बात से रिट्रैक्ट कर लूंगा। चलें, डार साहब ने सेहत के हवाले से जवाब जब दिया, जब उनसे कहा कि 3 साल हो गए हैं आपको, तो उन्होंने कहा आपको नहीं मालूम कि मुल्क में क्या हो रहा है, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस क्या हो रही हैं, मुझे ये बता दें। अब मैं अगेन डार साहब का ना तो कंसल्टेंट हूं ना मैं डॉक्टर हूं, मैं उसके लिए बोल नहीं सकता, पर मुझे पहले उन्होंने कहा कि सर्वाइकल है, बैक का इशू है और इसके साथ साथ इस मुल्क के अदारों को पिछले 2 साल में किस तरह से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए अब्यूज किया गया है। इसके लिए ख्वाजा साद रफीक साहब का जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का वो पढ़ लें, उसके अंदर लिखा हुआ है बशीर मेमन साहब का इंटरव्यू पढ़ लें। एंटी करप्शन अथॉरिटी को जिस तरह से ये इस्तेमाल करके हमारे एमपीएस काउंसलरों की वफादारी चेंज करवा रहे हैं वो देख लें। उसके बाद आप अपनी ओपिनियन या आपके अपने व्यूअर्स जो अपनी ओपिनियन खुद बना लें। पर मैं एंड के अंदर जमीर भाई ये बात जरूर कर दूं, इसके बावजूद मेरा एज सियासी वर्कर ये फर्म बिलीफ है कि लोगों को वापस आके अपने केसों का सामना करना चाहिए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब अपनी बीवी को बिस्तरे मर्ग पे छोड़ के मरियम साहिबा का हाथ पकड़ के इलेक्शन से पहले वापस आए थे और इन बोगस केसेस का सामना किया था। ठीक है, चलें, मतलब इन नटशेल मतलब आप कह रहे हैं कि आपको यकीन है पाकिस्तान के अदालती निजाम पर, लेकिन जो बाहर बैठे हुए शायद उनको नहीं है, इसलिए वो वापस नहीं आ रहे। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा यहां पे सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ख्वाजा साद रफीक साहब का वो पढ़ लें, पर हर बंदे की जो अदालतों पे पेशेंस होती है इस किस्म की ज्यादती की वो मुख्तलिफ होती है। मैंने कहा अगर मेरे जाती ख्याल के अंदर चाहे जो मर्जी ये ज्यादतियां कर लें उसको आके फेस करना चाहिए, ये आपकी पॉलिटिकल स्ट्रगल का एक हिस्सा होता है। और यही चीज नवाज शरीफ साहब ने की, यही मरियम साहिबा ने की, यही चीज शहबाज शरीफ साहब ने की और यही चीज पिछले 2 साल से हमजा शहबाज शरीफ कर रहे हैं। हमजा शहबाज शरीफ कर रहे हैं, बिल्कुल। आजिज धामड़ा साहब, सेहत के हवाले से जब उनसे सवाल किया, जब उनको कहा कि भी 3 साल से सर्वाइकल का इशू नहीं ठीक हुआ, तो फिर उन्होंने कहा कि आपको नहीं मालूम पाकिस्तान में क्या हो रहा है।
अब इस पे हम क्या गेस करें? मतलब एक आप एज एन इंडिपेंडेंट अगर आप सियासतदान हो और आप मुझे बताएं, मैं आपसे पूछूं कि एक बड़े सियासतदान को अपनी सिर्फ सेहत के ऊपर सियासत करनी चाहिए, और जब उसके बाद उनसे पूछा गया कि 3 साल, तो उन्होंने कहा कि आपको नहीं मालूम मुल्क में क्या हो रहा है पीछे। देखिए जमीर साहब, मैं अगेन कह रहा हूं कि इसाक डार साहब के हवाले से, उनके इंटरव्यू के हवाले से तो उनकी पार्टी मौजूद है, वो बार बार चलिए, मैंने आपको इसीलिए कहा कि एज एन इंडिपेंडेंट, मगर मैं जमीर भाई मैं इतना कहना चाहता हूं कि देखिए ये पर्सनली एक मैटर है कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई ये शख्स समझता है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है तो थ्रू नेप उसमें कोई दो राय नहीं है और शक नहीं है। ठीक, मगर उसके बावजूद भी ये एक पर्सनल डिसीजन होता है कि मैं, अगर मेरे खिलाफ कोई केसेस होते हैं तो ये मुझे फैसला करना चाहिए कि मैं उस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का शिकार हूं और हुकूमत को एक्सपोज करूं। जिस तरह मुल्तान में आपने देखा कि इन्होंने पूरी कोशिश की कि ये जलसा ना हो और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई, मगर बावजूद इस बात के हमने डिसाइड किया कि हम हार में जलसा करेंगे और ये दीवार से लग गए। इनकी सारी जो रियासती और मशीनरी और आमराना इकदाम जो थे वो नाकाम हो गए। आज भी हमारे कारकुन, न सिर्फ कारकुन बल्कि वो तबकात जो बेचारे मजदूरी करते थे, इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया सारे मुल्क की मजदूरी को, मगर अपोजिशन के इन जलसों की वजह से वो रोजी रोटी जैसे हो गए, उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात कायम हुए और ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। सही। अच्छा, मुझसे पहले फिरदौस शमीम साहब कह रहे थे कि आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से केसेस के इन्होंने ये लिखा और ये सर्टिफिकेट पेश किया। ये शायद अपनी तरह सारी दुनिया को बेवकूफ समझते हैं और बाहर की दुनिया की अदालतों पे भी ये क्वेश्चन मार्क रखते हैं। ये जिस तरह इनका प्राइम मिनिस्टर बेवकूफ है और उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है आजिज अहमद साहब उन्होंने इसके उन्होंने खुद ये बात छेड़ी है। नहीं, लेकिन उन्होंने खुद ये बात छेड़ी है। देखिए, वो एक सर्टिफिकेट की तरफ इशारा किया था, उन्होंने किसी को बेवकूफ नहीं कहा। आखिरी बात फिर उन्होंने कहा, फिर मेरी आवाज मुझे वापस आ रही है और इको का बड़ा इशू हो रहा है। मैं फिरदौस भाई आपकी तरफ भी आ रहा हूं जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि फिरदौस साहब ने ये भी कहा कि आगे चल के वही शख्स इस मुल्क का सदर पाकिस्तान बना जिस पे उन्होंने इजहार अफसोस का इजहार किया। तो मैं इनके सदर पाकिस्तान के मेंटलिटी पे क्या मातम करूं और पूरी कौम करे कि किस तरह जब ये एक्सटेंशन देना चाह रहे थे बाजवा साहब को और किस तरह उनको रुसवा किया कि काबीना की मंजूरी के बगैर पहले इन्होंने नोटिफिकेशन किया, फिर वापस लेना पड़ा, अदालती फैसला आ गया, उसके बाद कल आप लोगों ने उसको जो एक लेजिस्लेशन कर दी थी। प्रेसिडेंट ने क्या ट्वीट किया है साबिक वजीर आजम पाकिस्तान जफरुल्लाह जमाली के बारे में? बिल्कुल, उसके बाद ऊपर उन्होंने माजरत भी कर ली ना। देखिए आजिज भाई, माजरत कर ली उन्होंने। पूरी कौम को शर्मिंदगी है कि ऐसा शख्स जो है वो सदर मुमलिकत बना बैठा है। लेकिन उन्होंने बड़ा दिल करके माजरत भी कर ली। वो एक कैदी शख्स है जिसको ये कुछ भी मालूमात देने के लिए तैयार नहीं होते, उन्होंने कैदी बना के रखा हुआ है। तो पूरी कौम मातम कर रही है आपके सदर मुमलिकत। चले फिरदौस भाई, आप कुछ कह रहे थे, ये एक तो उस पे भी कमेंट कर दीजिएगा जो इसाक डार साहब ने स्टीफन को जवाब दिया, जो अल्फाज इस्तेमाल किए नाजेबा है। मैं जरदारी साहब के लिए इससे कहीं और बिलावल के लिए भी इससे ज्यादा नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर सकता हूँ। नहीं बिल्कुल, तो बात सारी ये है दर हकीकत कि पहली चीज ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन की बात करते हैं कि इन्हीं ने कहा हम एक्सटेंशन नहीं देंगे, फिर वोट भी दे दिया। मैंने कहा जी वो मामला पार्लियामेंट में आके भी सेटल हो गया। नहीं, वो तो सेटल हो गया। तो मैं तो सिर्फ बात कर रहा हूँ कि जो कह रहे तो फिर डोंट रेज द ऑब्जेक्शन। आपको जो है अगर कोई इतराज है, यू ऑल्सो वांट कि वो एक्सटेंड हो जाए। फिर दूसरे साहब ने कहा जरा बता दे वो जस्टिस कयूम साहब के फोन कॉल का, तो वो भूल गए जिक्र। उन्होंने मेरे टैक्स और मुझे मेरी टैक्स नॉलेज पे कहा, तो मैं उनको ये बता रहा हूँ कि मैंने ये बात कही थी कि एक पूछा गया है क्वेश्चन फैमिली का इन एन इंटरव्यू, नॉट इन अ टैक्स ट्राइब्यूनल। व्हेन फैमिली मीन्स, तो फैमिली में मैं भी आता हूँ, मेरी बीवी भी आते हैं, मेरे बच्चे भी आते हैं, चाहे उनकी शादी हो, मेरी बहू भी आती है। जो मेरी फैमिली के मेंबर्स हैं, दे ऑल कम। मैं समझता हूँ कि इतने दिन इंग्लैंड में रहने के बाद इतनी अंग्रेजी तो इसाकदार साहब को आ गई होगी। बिल्कुल, फैमिली का उन्हीं ने और वादा माफ गावा होने का कोई जवाब नहीं। बिल्कुल, जहाँ तक ये बात करते हैं, नवाज शरीफ साहब ने पूरी कौम को कितनी दफा बेवकूफ बनाने की कोशिश की। 4 दफा तो पनामा के सिलसिले में कौम से और असेंबली में खिताब किया और कहा कि मैं एक एक उसका जो है डॉक्यूमेंट्री सबूत दूंगा। और जब अदालत में आए तो क्या दिया? कतरी खत। हुदैबिया पेपर मिल के केस में क्या दिया? आखिर में बाहर की अदालत में
कतरी खत, हेलीकॉप्टर केस में क्या दिया, कतरी खत, सऊदी अरेबिया का कहा कि मैं कोई वादा माफी और वो एग्रीमेंट करके नहीं, साइन करके क्या मुशर्रफ ने रिलीज कर दी। तो इनका दीन ईमान तो बार बार इसाक डार साहब ने जो स्टेफन को जवाब दिया कि 3 साल से बीमार आप सेहतमंद, मरियम नवाज ने कहा मेरे नाम पे एक प्रॉपर्टी नहीं है, और उसके लिए जो दाखिल किया वो कैलेबरी फॉन्ट वाला खत दाखिल किया जो कि उस वक्त तक प्रोड्यूस। फिरदौस भाई, इसाक डार साहब कहते हैं कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स के इतने बुरे हालात हैं कि वो इसलिए वापस नहीं आ रहे, मतलब 3 साल से वो बात सारी है। 3 दफा का वजीर आजम एक साइड पे, एक दफा का सदर और 1970 से बारी बारी ये लोग खेलते आ रहे हैं। इन्होंने ह्यूमन रिकॉर्ड राइट्स का क्यों नहीं एस्टेब्लिश कर सके, इलेक्शन कमीशन का रूल्स क्यों नहीं अच्छे बना सके, क्यों नहीं वोटिंग मशीन ला सके, ये क्यों नहीं कर रहे थे ये सब कुछ अपने दौर में। सही, चलें क्या अजर हो रहे हैं, चलें अभी बिल्कुल इनका का एक प्रोसेस है, रो रहे हैं अब ये है कि जी हमारे साथ हो रहा है, हमने तो अभी कोई अपॉइंट ही नहीं किया। सही सही, बिल्कुल। अभी फिरदौस भाई, मैं ब्रेक के बाद आप ही की तरफ आता हूं क्योंकि अभी मुझे बार बार कहा जा रहा है एक ब्रेक का। नाज़रीन, हम आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। फिरदौस भाई, आप अपनी बात भी मुकम्मल कर लीजिएगा, और दूसरा ये मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आइंदा की जो लाए अमल है उस पर जो कहा वो जरा सुन लें और उस पर भी कमेंट कर दें प्लीज। जी फिरदौस भाई, इस पर भी कर दीजिएगा। और दूसरा, स्टेफन ने हिपोक्रेसी कहा कि जो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इसाक डार साहब ने जवाब दिया, जरा प्लीज क्विकली। देखिए, मैं उससे पहले एक चीज ये बड़ी क्विकली, सलीम मांडीवाला का शायद आज खबरें नहीं सुनी थी, वो जो कुछ है इसके केसेस की और केसेस आ गए, और मैं समझता हूँ नैब चेयरमैन को जरूर हाजिर होना चाहिए सेनेट की कमेटी में, देयर इज नो इशू। और मैं तो ये भी समझता हूँ कि ये प्ली बार्गेन के कानून को ही खत्म करना चाहिए, सियासी लोगों के लिए डायरेक्ट प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए और जेल होनी चाहिए, और इनके लिए डिबार फ्रॉम द असेंबली हो। और फारूक नाइक जैसे लोगों की अलहदा से सुप्रीम कोर्ट बार में ट्रायल होनी चाहिए कि वो अदालत के साथ भी खेलते हैं, विटनेसेस के साथ भी खेलते हैं, जजेस के साथ भी खेलते हैं, इनके ऊपर तो अलहदा से एनएबी के अंदर जो कुछ इन्होंने किया है आसिफ जरदारी को बचाने के लिए माजी में, इसके ऊपर तो पूरी जुडिशियल काउंसिल और इसमें इंक्वायरी होनी चाहिए फारूक नाइक के ऊपर। सही जी। जहाँ तक मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, अरमान है, पहले भी अरमान निकाले थे, अब भी निकालने, होना कुछ नहीं है इनके बस में, आके बैठ जाएंगे। देखिए, पाकिस्तान 22 करोड़ अवाम का मुल्क है, ये 2, 4, 5 लाख रुपए लोग जमा करके कुछ भी नहीं होगा। आप लेट्स गो टू द लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस। अच्छा जी, क्या हो जाएगा, क्या ये पावर में आ जाएंगे, इमरान खान हट जाएगा, इमरान खान क्या मैदान में नहीं उतरेगा? हम तो इनको हर वक्त तैयार है, लेकिन हम क्यों इनको वक्त से पहले दें? हम पहले 2023 तक अपना पूरा टेन्योर मुकम्मल करेंगे और फिर इन्हें हराएंगे दोबारा। और ये अपने जितने अरमान है उस वक्त तक के लिए इंतजार करें और निकालें, उस वक्त तक बनाए। ये 11 मिलके हम एक को नहीं हरा सकते, ये भी मुझे यकीन है। ये क्या बात करेंगे, सही, हम अकेले इनके लिए काफी है। इन्हीं ने गिलगित बल्तिस्तान में यूनाइटेड नहीं हो सकते कभी, ये ना सदर के इलेक्शन पे यूनाइट हुए, ना ये सेनेट के चेयरमैन पे यूनाइट हुए, हर मौके पे जितने माजी में है ये डिवाइडेड है। पीपीपी ये गवारा, पीएमएलएन ये गवारा नहीं कर सकती कि पीपीपी का ग्राफ पंजाब में बढ़े, और पीपीपी ये गवारा नहीं कर सकती कि पीएमएलएन को अपना बड़ा भाई मान के सियासत में चले। और इन दोनों ने इस वक्त क्या किया है कि एक थर्ड पार्टी जिसका कोई मकाम नहीं है पाकिस्तान की सियासत को, उसको फ्रंट में एक मौलवी को फ्रंट पे रखा हुआ। चलें, ये बिल्कुल ये पूछ लेते हैं, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। आजिज भाई, क्विकली क्या तैयारियां हैं? क्या 13 दिसंबर को, एक तो क्या बिलावल साहब की तबीयत अब बेहतर हो रही है, वो आ रहे हैं, और दूसरा क्या अभी भी आप लोग कन्विंस्ड हैं? क्योंकि आज की जो अमवात की शरह आई है वो तो फिर बढ़ रही है कोरोना की वजह से। देखिए जमीर भाई, पहले तो ये मैं अरमान की बात कर लूं, जो अरमान दिल में रख के ये पीटीआई के दोस्त चल रहे हैं कि फारूक नाइक जो है उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब को रिलीज दिलाया, तो क्या ये अदालतों के ऊपर अदम एतमाद कर रहे हैं? ये खुल के जरा उसकी भी मजम्मत कर लें कि अदालतों ने क्यों इन केसेस में बरी किया। वकील होना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर उन केसों में बरी होना क्वेश्चन मार्क है। और आज शमीम फिरदौस नकवी साहब की ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे होनी चाहिए
कि वो तमाम जुडिशरी सिस्टम के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं और वो उन जजों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं जिन्होंने रिलीज दिया। चले आप जाएं रिव्यू में चले। उन्होंने एक वकील के ऊपर किया है, लॉयर के ऊपर क्वेश्चन किया है, अदालत पे क्वेश्चन नहीं किया उन्होंने। आजिज भाई, उन्होंने एक वकील के कंडक्ट पे क्वेश्चन किया है, अदालत पे क्वेश्चन नहीं किया है। मेरे सवाल का जवाब दे दें क्योंकि मेरे पास वक्त कम है और मैं फिर अली परवेज की तरफ जाना है। जी मुझे मैं सिर्फ इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि बशीर मेमन साहब और वो जो बात आप कर चुके हैं आजिज भाई, आप तीसरी दफा रिपीट कर जवाब में ये कब अदालत में जाएंगे? चलें आजिज भाई, चोरों का अड्डा बन चुकी है पीटीआई। मैं आपको ये बात बता दूं जमीर भाई, ये चोरों का अड्डा और नफ्सियाती मरीजों का अड्डा बन चुकी है पीटीआई। चलें बस ठीक है। अली परवेज मलिक, एक तो जो स्टीफन ने हिपोक्रेसी का वर्ड यूज किया कि इजंट दिस हिपोक्रेसी के जब आप ताकत में होते हैं तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कुछ और बात होती है और बाद में कुछ और, इस पर भी कमेंट कर दें। और दूसरा, क्या अभी भी कोरोना की वजह से आप लोग परेशान नहीं हो रहे कि मौखर किए जा सकते हैं जलसे कि नहीं किए जा सकते? जमीर भाई, क्योंकि नकवी साहब बार बार जस्टिस कयूम साहब को रेफर कर रहे थे, मैं उसका पहले जवाब दे दूं। देखें, उन्होंने जो गलती की वो नहीं होनी चाहिए थी, उसकी उनको सजा मिल गई। अब किस कॉन्टेक्स्ट में कहना चाह रहे थे अगले सेगमेंट में बता दें, मैं उसका जवाब दे दूंगा। अब मेरी दूसरी बात, आपने जो एस्टेब्लिशमेंट के रोल के ऊपर कही, कई पार्टियां जो हैं वो अपनी गलतियों से सीखने को तैयार हैं, कई पार्टियां अपनी गलतियों से मतलब इतना उनका, मेरी आवाज एको कर रही है जमीर भाई? जी बोलें, आप बोलें। अच्छा, आप बोलें। मैं आपसे ये कह रहा था, कुछ लोग देखे शेरवानी पहन के मुशर्रफ साहब के पास चले गए कि मुझे चांस मिले। कुछ लोगों ने पास्ट के अंदर एस्टेब्लिशमेंट के साथ बिल्कुल कोऑपरेट किया, उन्होंने अपनी गलती से सीखा, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया और कहा कि हम इस मुल्क के अंदर अच्छी रवायात और अच्छी सियासत लेके आना चाहते हैं। पर आज के जो इमैच्योर सियासतदान हैं, उनका क्या रवैया और वो किन इदारों के पीछे छुपते हैं जब उनकी नालायकी और कम अकली के ऊपर बार बार इशारा किया जाता है, वो आपके सामने है। तो अल्लाह उनको होश के नाखून दे। उनको यह समझने की जरूरत है, जब अपनी नालायकी का बोझ आप दूसरे इदारों के ऊपर डालेंगे तो उनको आप कंट्रोवर्शियल बना देते हैं। अपना बोझ आपको खुद ही उठाना पड़ेगा, ये इनको समझने की जरूरत है। आपने और क्या सवाल पूछा? 13 दिसंबर के जलसे और कोरोना वायरस की जो सूरत हाल है उस वाले से क्विकली, क्योंकि मेरे पास अब टाइम खत्म हो रहा है। देखें, हमारा उसके ऊपर बड़ा क्लियर व्यू है कि जी कोरोना जो वायरस है उससे कहीं बड़ा चैलेंज इमरान खान साहब की नालायक और कम ज़र्फ हुकूमत की शक्ल के अंदर हमारे सामने आ गया हुआ है। हमें लोगों की ग्रीवेंसेस को, लोगों की सेहत का ख्याल नहीं है, हर एहतजाज का फोरम एक्सरसाइज करना पड़ेगा। जी, लोगों की सेहत का मतलब कोरोना मतलब फैल रहा है, आपको बिल्कुल हमारे लिए लोगों की सेहत मुकद्दम है। हम अपनी जिंदगी भी जान जोखों पे डाल के आगे आके एहतजाज का रास्ता अडॉप्ट कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो हर लेजिटिमेट फोरम हमारे पास मौजूद था, असेंबली के फ्लोर के ऊपर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बात नहीं कर सकता, टीवी के ऊपर कौन से एंकर ने प्रोग्राम करना है कौन से नहीं करना ये बताएंगे। जब इस किस्म के आप लेजिटिमेट फोरम्स बंद कर देंगे और लोगों की माशी तकलीफ इतनी बढ़ जाएगी कि ना वो चीनी लेने जोगे होंगे, ना वो आटा लेने जोगे होंगे, ना वो दवाई लेने जोगे होंगे, तो मुझे बताएं कि ऑपोजिशन हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए? आपको बाहर निकल के एहतजाज करना पड़ेगा। इसके साथ साथ इनकी जो अपनी जुबान के, जो अपनी इनकी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, इनकी अपनी बातों के अंदर और इनके अपने एक्शंस के अंदर, उसके बाद शायद इनको ये जो लोगों को डरा रहे हैं कोरोना से, शायद उसकी सिवियरिटी भी इतनी ना हो, क्योंकि इनके अपने एक्शंस। बहुत बहुत शुक्रिया अली परवेज मलिक, फिरदौस शमीम नकवी। आज इस तक के लिए इतना, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।